हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एई और जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है। इसके अलावा अगर आपने नॉन टेक्निकल के जो भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुए अगर नहीं देखे होंगे तो वो भी देखिए, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। आपके पास अभी जो थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम है एग्जाम डेट आने के पहले का, वो आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और आप उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम डेट आ जाएगी तो आपको नहीं समझ आएगा कि आप टेक्निकल को फोकस करें या फिर नॉन टेक्निकल को फोकस करें। इसलिए अगर आप अभी दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करोगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को, उससे आपका होगा ये कि जब भी डेट आएगी तो आपका प्रिपरेशन रेडी रहेगा। इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करना है और आप नेक्स्ट सेशन जो भी चाहते हो, जो भी आपकी डिफिकल्टी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि नेक्स्ट सेशन आपको उसके बेसिस पे मिले। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में क्या होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता है। स्टेटमेंट से हम एक फिगर बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिगर हम कंक्लूजन्स के आंसर करते हैं। तो हम हमारी अभी फिगर बना लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, ऑल कार आर ट्रक। ऑल कार आर ट्रक, ठीक है, इस तरह बना लिया। देन क्या है नेक्स्ट, सम बसेस आर कार। सम बसेस आर कार, ये हो गई हमारी फिगर रेडी। अब हमें देखना है कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 एंड थर्ड। 3 कंक्लूजन है टोटल अपने हमारे पास, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3। सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल कार आर बस। ऑल कार आर बस। अब हमें क्या करना है, इस फिगर में देखना है कि कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है या नहीं। बोला है ऑल कार आर बस। ऑल कार आर बस हो सकता है क्या? नहीं, ऑल कार आर बस नहीं है। क्यों? क्योंकि कार और बस का सम का रिलेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ऑल के बारे में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल के साथ पॉसिबिलिटी होती तो वो करेक्ट होता। ठीक है, हमारी फिगर में जो हमारा रिलेशन है बिटवीन बस एंड कार, वो सम का रिलेशन है और हमें पूछा जा रहा है कंक्लूजन में कि ऑल कार आर बस, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम बस आर ट्रक। सम बस आर ट्रक, यस इट इज़ करेक्ट। ये देखो, ये जो पोर्शन है, कुछ बस और ट्रक हो सकते हैं, है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम बस आर ट्रक जो है वो करेक्ट है। देन है ऑल ट्रक आर बसेस। ऑल ट्रक आर बसेस, ये हमें फिगर में नज़र आ रहा है क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। जो हमें फिगर में नज़र नहीं आता है वो सब कुछ गलत हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा ओनली 2 जो है कंक्लूजन वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ आया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। अब यहाँ पे क्या बोला है, 6 का रिलेशन 344 के साथ है, उसी तरह 5 का जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 6 के आगे हमें 344 दिया है, अगर आप को क्यूब लर्न होगे तो आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे। 6 के आगे का क्यूब आता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343 और उसके साथ 1 ऐड करके इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी और लॉजिक बिल्ड नहीं होगा अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो उसी तरह हम 5 का करेंगे। 5 के आगे आने वाला जो नंबर होता है वो 6 होता है। 6 का क्यूब होता है 216 एंड उसमें हमें 1 को ऐड करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 217 और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। समझ आया? 6 था, उसके बाद का नंबर लिया 7, उसका क्यूब निकाला 343 प्लस 1। 5 लिया, 5 के आगे का नंबर आता है 6, उसका क्यूब लिया प्लस 1, दैट इज 217। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है और उसे हमें लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में उसे प्लेस्ड करना है। ठीक है, अब लॉजिकल बोले तो जैसे कि यहाँ पे माइक्रोन दिया है, मीटर दिया है, माइल दिया है, मिलीमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है एंड सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो लॉजिक बिल्डअप होगा वो ये होगा कि इन्हें अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम प्लेस्ड करेंगे। सबसे पहला जो आएगा वो हमारा माइक्रोन आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा है। हम जाएंगे फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, स्मॉलर टू बिगर। अब हम माइक्रोन पहले क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जा रहे हैं, तो हमें ऑप्शन
ए और ऑप्शन डी में 1 सबसे पहले दिख रहा है, लेकिन बी और सी में हमें दिख रहा है 4 मिलीमीटर। ना ये पहला है ना ये लास्ट आता है, ये बीच का है। दैट मीन्स ये दोनों जो है ये गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है बिटवीन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होने वाला है। तो हम उस ऑप्शन के साथ ही आगे जाएंगे और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा माइक्रोन आया जो कि सबसे छोटा होता है। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है मिलीमीटर। क्या आता है? मिलीमीटर। तो ऑप्शन 4 आएगा जो कि हमारा अगेन ए और डी दोनों में प्रेजेंट है। मिलीमीटर के बाद का जो बड़ा, उसके बाद जो बड़ा होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर। मिलीमीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन 6, ठीक है। 1, 4, 6 दोनों ऑप्शन में गिवन है। देन सेंटीमीटर के बाद आता है मीटर। क्या आता है? मीटर। तो वो है ऑप्शन 2, तो वो भी दोनों ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चेंज होगा वो करेक्ट होगा। अब मीटर के बाद जो आता है वो आता है किलोमीटर। आप सभी को पता होगा मीटर के बाद जो आता है वो आता है किलोमीटर। तो क्या आएगा? 5 आएगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5 और लास्ट में जो आता है वो माइल आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को मीटर के बाद किलोमीटर आता है, देन माइल आता है, ये पता होगा, ठीक है। बट जो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है वो पहले 2 में होगा। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है मेजरमेंट का वो है माइक्रोन एंड देन आता है आपका मिलीमीटर। ये ध्यान में रखना होगा, माइक्रोन, मिलीमीटर, देन आता है आपका सेंटीमीटर, देन आता है मीटर, देन किलोमीटर एंड लास्ट आता है माइल, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। छोटे से बड़े हमने मेजरमेंट लगाया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। अब यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्म दिया हुआ है हमें और अकॉर्डिंग टू वो कोडेड फॉर्म हमें हमारा ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना है। अब प्लस मतलब क्या है बोला है उन्होंने? प्लस मतलब सिस्टर का रिलेशन बताया हुआ है। माइनस मतलब क्या बताया? फादर का रिलेशन बताया हुआ है। इनटू मतलब क्या बोला है? सन का रिलेशन बताया हुआ है। और डिवाइड मतलब क्या बोला है? वाइफ का रिलेशन बताया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पर आपके लिए एक फिगर बनाऊंगी ब्लड रिलेशन की, तो मैं मेल के लिए यूज करूंगी स्क्वायर, फीमेल के लिए यूज करूंगी मैं सर्कल, और जब भी कपल की बात की जाएंगी तो मैं स्टार यूज करूंगी। ये कोड लैंग्वेज मेरा जो मैं यूज करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि मैं जब भी बनाऊँ तो आपको इजीली समझ आए कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? E डिवाइडेड बाय F, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? E इज द वाइफ ऑफ F। कैसे किया हमने? डिवाइड का मीनिंग क्या होता है? A इज द वाइफ ऑफ B। उसी का मतलब क्या हो जाएगा? E इज द वाइफ ऑफ D। तो E को वाइफ बना देंगे F का, E इज द वाइफ ऑफ F, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है? F माइनस H। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि F इज द फादर ऑफ H। F जो है वो H का क्या है? फादर है। ये समझ आया? नेक्स्ट क्या बोला है? H प्लस J, मतलब कि H इज द सिस्टर ऑफ J। H इज द सिस्टर ऑफ J, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? J डिवाइडेड बाय G, मतलब J इज द वाइफ ऑफ G, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा G इंटू D। इसका मतलब होता है G इज द सन ऑफ D। ये D का सन है। ये हमारी फिगर बन गई है, कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देन हाउ इज E रिलेटेड टू G? E का रिलेशन G के साथ पूछा हुआ है, तो क्या होगा आंसर आपका? E जो है वो G की मदर इन लॉ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि J जो है वो उसकी क्या है? J जो है वो उसकी डॉटर है एंड G जो है उसका सन इन लॉ है। तो E क्या हो जाएगी? G की मदर इन लॉ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फिगर में से भी एनालाइज कर सकते हो कि E जो है वो G की मदर इन लॉ हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप फिगर बना लेते हो तो आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू कोडिंग। 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. अब यहाँ पे 3 letters का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और हमें बोला है आउट ऑफ 4 3 का जो पैटर्न है, मैनर है वो सेम है, बट उसमें से एक जो है वो ऑड वन आउट है, जो कि हमें फाइंड आउट करना होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं D, V और R से, ठीक है। अब D का
आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? डी, वी और आर, लेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। डी से वी की तरफ जाओगे बहुत ज़्यादा दूर है, आर से वी की तरफ जाओगे तो ये दूर होने के कारण हम इसकी पोजिशनल वैल्यू से एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे। तो डी का जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 4 एंड आर का जो पोजिशनल वैल्यू है वो है 18। ठीक है, इतना समझ आया। और वी का जो पोजिशनल वैल्यू है वो है आपका 22। ठीक है, अब अगर आप इसे नोटिस करते हो तो आप एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि आर और डी को अगर पोजिशनल वैल्यू को अगर एडिशन करते हैं तो बीच का जो वी है वो आ जा रहा है। 18 + 4 = 22 जो कि वी का कोडिंग दिया हुआ है। करेक्ट? ठीक है, अब ये पैटर्न अपना सारे बचे हुए में फॉलो होता है या नहीं होता है ये हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी, एम और एफ। जी का जो कोड होता है वो होता है 7 और एफ का जो कोड होता है वो होता है आपका 6। एम का जो कोड होता है वो होता है 13। 7 + 6 कितना होता है? 13 जो कि एम का करेक्ट हुआ है। मतलब कि साइड के 2 लेटर्स का जो एडिशन आ रहा है वो मिडिल नंबर का जो पोजिशनल वैल्यू है वही आ रहा है। इसलिए मतलब कि जो अपना पहले में जो पैटर्न फॉलो हुआ वो अगेन सेकेंड में फॉलो हुआ। दैट मीन्स जो हमने पैटर्न लॉजिक लगाया वो हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट लग गया। अब हम ओ वी जी का चेक करेंगे। ओ, वी और जी। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। वी का कितना होता है? 22 होता है। और जी का कितना होता है? 7 होता है। 15 + 7 कितना होता है? 22। अगेन ये भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, मतलब यही रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। एच, ई और एफ। एच का कोड क्या होता है? 8 होता है। एफ का कोड क्या होता है हमारा? 6 होता है। ई का कोड क्या होता है? 5 होता है। 8 + 6 कितना होता है? 14। हमें 14 गिवन है बीच में? नहीं, 5 गिवन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके लिए पोजिशनल वैल्यू याद होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको नहीं याद है तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद या फिर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बार साइड में लिख लेना है। कुछ 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको लिखने को, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। आपको सोचना नहीं है, सोचने में आप शायद ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पाइथन इज रिटन एज, कुछ कोड दिया हुआ है, हाउ विल रिदम बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो पाइथन का कोड जो हमें दिया हुआ है वो हम उसी के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, L M F R W N। ठीक है, अब हम ये लॉजिक क्या हुआ ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हो ये रहा है कि n से आप l के तरफ आते हो तो -2 हो रहा है। ठीक है, L M N, मतलब मैं अगर ऐसा इस पोजीशन में अगर n की तरफ जाती हूँ तो मेरा +2 हो रहा है M N। उसी तरह m का मैं o की तरफ जा रही हूँ तो अगेन +2 हो रहा है। देन मैं f से h की तरफ जा रही हूँ तो अगेन +2 हो रहा है। देन r से t की तरफ +2 हो रहा है। w से y की तरफ +2 हो रहा है एंड n से p की तरफ मेरा +2 हो रहा है। ठीक है, ये समझ आया? तो हो ये रहा है कि इस कोड में क्या हो रहा है, जो नीचे का कोड है वो +2 है, मतलब ऊपर वाला जो कोड आ रहा है वो +2 करना पड़ रहा है हमें, और वो भी रिवर्स फॉर्म में। तो रिदम में भी हमें क्या करना होगा, अब हमें नीचे का कोड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमें नीचे का कोड गिवन था, हमने देखा कि L से N की तरफ जा रहा है रिवर्स ऑर्डर में, तो +2 हो रहा था। ठीक है, तो अब हमें नीचे का कोड फाइंड आउट करना है, तो M से हम -2 कर लेंगे। ठीक है, तो m से अगर -2 करते हैं तो आएगा KLM, फिर h से अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा F -2, t से अगर करते हैं तो आता है R, y से अगर करते हैं तो आता है W, h से अगर करते हैं तो आता है F, और r से अगर करते हैं तो आता है P। हमने क्या किया, -2 किया। पहले में मैंने आपको +2 में बताया, फिर -2 में बताया, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने वो आपको इजी फॉर्म के लिए बताया। अगर आप वैसा भी नहीं सोचो, अगर आप -2 भी बोल सकते हो उसे, क्यों, क्योंकि n से जो L फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। O से जो M हो रहा है वो -2 हो रहा है। H से जो F हो रहा है वो भी -2 हो रहा है। T से जो R आ रहा है वो भी -2 हो रहा है। Y से W -2 हो रहा है एंड P से जो N हो रहा है वो भी -2 हो रहा है। उसी तरह हमें -2 करना था, हमने -2 किया, तो हमें जो कोड मिला वो मिला KFR WFP। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में। अगेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इसमें कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया कैसे, क्यों नहीं थी,
क्योंकि जैसे m को मैंने -2 किया तो k आ गया था, सबसे पहला लेटर मुझे k चाहिए था जो कि मेरा ऑप्शन डी में अवेलेबल था, मैंने वहीं पे वो आंसर टिक कर देना है। मैंने कंप्लीट, आपको एग्जाम में कंप्लीट कोडिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं तो। अगर आपको एक और के स्टार्टिंग में अगर आया होता उस टाइम पे, अगर आपको इस दो ऑप्शन एक जैसे नज़र आते हैं तो उसमें फिर आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे करके ज़रूर दिखाया कि किस तरह उसका कोड निकल आया, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आपको आपका टाइम जो है वो सेव करना है। जितना टाइम सेव करोगे उतना क्विकली अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाओगे, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा टाइम दोगे। आप जितना टाइम सेव करोगे तो उतना आप बाकी पोर्शन के लिए आपके पास टाइम बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं तो आपको क्विकली आंसर करना है, आपको पूरा कोड नहीं निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू डायरेक्शन। अ चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ। चाइल्ड ने, ये चाइल्ड है यहाँ पर, और ये चाइल्ड 25 फीट ऊपर जाता है, नॉर्थ जाता है। ठीक है, एंड वॉक 40 फीट टर्न राइट अगेन, मतलब कि फिर उसने राइट टर्न लिया और वो चला 40 फीट। ठीक है, अगेन वॉक 45 फीट और फिर से वो 45 फीट चला। ठीक है, एक राइट टर्न मार के। समझ आया? पहले चाइल्ड नॉर्थ की तरफ 25 फीट चला, देन उसने राइट टर्न लिया और 40 फीट चला, देन अगेन उसने राइट टर्न लिया और 45 फीट चला। उसके बाद क्या किया उसने? लेफ्ट टर्न लिया और 20 फीट चला। ये लेफ्ट टर्न हुआ, यहाँ पे चला 20 फीट। ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट। फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और फिर से 20 फीट चला। फाइनल ही टर्न टू हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट। फिर से एक और लेफ्ट टर्न लिया और 20 फीट चला। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? इन विच डायरेक्शन इज चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था एंड ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि चाइल्ड जो है वो कौन से डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो आपका हो जाएगा कि चाइल्ड जो है वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसका इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा ईस्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। समझ आया? तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, 5 बॉयज ABCDE। तो 5 बॉयज हमें एक सर्कल बनाना है और उसमें 5 प्लेसेस बना देनी है। ठीक है, 5 प्लेसेस बना दी। अब A इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ए किसको फेस कर रहा है? साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। तो हमें क्या करना है? ए साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है तो ए हमारा कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो ये डायरेक्शन क्या जा रही है उसकी? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जा रही है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इसके बीच का जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, इसके बीच का जो होता है वो साउथ ईस्ट होता है। इधर डायरेक्शन आती है तो साउथ वेस्ट होता है और इधर डायरेक्शन आती है तो नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमने ए को इधर प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या बोला है? डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। डी जो है वो साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। तो हमारा डी अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो डी जो है वो साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, ये समझ आया? देन बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? बी और ई जो है वो ए और डी के अपोजिट में बैठे हुए हैं। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है बी का रिलेशन ए के साथ है और ई का रिलेशन डी के साथ है। तो बी और ए मतलब ए के अपोजिट में आप बी को बैठा दोगे और डी के अपोजिट में आप ई को बैठा दोगे। ठीक है, समझ आया? एंड सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। सी जो है इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या बोला है कि सी जो है वो डी और बी के बीच में बैठा हुआ है। तो हमने सी को यहाँ पे प्लेस कर दिया जो कि डी और बी के बीच में। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमारी जो 5 प्लेसेस थी वो 5 प्लेसेस पे प्लेस्ड हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, दैट इज ईस्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना था। ठीक है, 2 डायरेक्शंस ए की साउथ वेस्ट दी थी, फिर डी की आपको साउथ ईस्ट दी थी और फिर बोला था बी और ई जो है वो ए और डी के अपोजिट में है और सी जो है वो डी और बी के बीच में। तो हमने वो फिगर में प्लेस किया एंड उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा था कि सी क्या फेस कर रहा है, तो सी इस डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू
सिलोलिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स. अब ये जो क्वेश्चन है ये सिलोलिज्म का है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बहुत बार मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है. बट कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हम डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, तो ये होता है. और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो फॉलो होता है वही ऑप्शन मार के आ जाता है और हमें लगता है कि हमने करेक्ट सॉल्व किया, बट हमारा गलत हो जाता है. इसलिए मैंने आपको अलर्ट होने के लिए, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको जब भी आप सिलोलिज्म के क्वेश्चन करते हो तो आपको ऊपर में देखना है कि कंक्लूजन जो है वो फॉल्स पूछा जा रहा है या फिर करेक्ट पूछा जा रहा है. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे. हमें फॉल्स को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम हमारा फिगर बना लेंगे. फिगर है हमारा सम रैबिट आर नॉट माउस. इसको हम ऐसे बनाएंगे, कुछ रैबिट जो है वो माउस नहीं है. ठीक है, ये बन गया. ऑल माउस आर बर्ड. ऑल माउस आर बर्ड. देन बोला है नो बर्ड, कोई भी बर्ड नेस्ट नहीं है. ये हमारा स्टेटमेंट रेडी है. अब हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं. सबसे पहला कंक्लूजन, सम नेस्ट इज अ माउस. कुछ नेस्ट जो है वो माउस है. कुछ नेस्ट और माउस हो सकते हैं क्या? दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है. कैसे होगा कि पॉजिटिव करेक्ट हो जाएगा? सम नेस्ट और माउस हमें फिगर में नज़र भी नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट बोला है सम माउस इज अ बर्ड. कुछ माउस बर्ड है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. कुछ माउस बर्ड हो सकते हैं. ठीक है, ये हमें फिगर में दिख भी रहा है. जब पूरे के पूरे माउस ही बर्ड है उसका मतलब सम माउस बर्ड है. जब पूरे हो सकते हैं तो कुछ तो हो ही सकते हैं, तो सेकंड भी सही हो जाएगा. देन थर्ड क्या बोला है? ऑल रैबिट इज अ माउस इज पॉसिबल. पूरे के पूरे रैबिट जो है वो माउस, ये पॉसिबिलिटी पूछिए, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ही बोला है कि कुछ रैबिट जो है वो माउस हो नहीं सकते. जब कुछ हो नहीं सकते तो पूरे के पूरे कैसे पॉसिबल भी बोला है? फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ उनने बोल ही दिया कि कुछ रैबिट माउस है ही नहीं. अगर उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि पूरे के पूरे रैबिट माउस हो जाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन और कंक्लूजन 3 जो है वो फॉल्स हो गया. इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 3 डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, क्योंकि 2 करेक्ट है. तो यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर करके आएंगे. कुछ मतलब 100 में से 80% बच्चे जो है अगर क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो इसका आंसर ओनली 2 मार्क करके आएंगे. बट जो कुछ 20% बच्चे जो अलर्ट होते हैं, जो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर मारेंगे. दैट इज ओनली 1 and 3 डज नॉट फॉलो. ठीक है, समझ आया? बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड. इफ द अल्फ़ाबेट्स इन ईच ग्रुप आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी सच वर्ड्स आर फ्रॉम विच बिगिन विद अ वॉवल. अब क्या बोला है? हमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए है उसको हमें ग्रुपिंग दिया हुआ है. वो ग्रुप के अंदर अगर हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो कितने वर्ड्स जो है वो वॉवल से स्टार्ट होंगे. अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना चाहते हैं, उससे पहले ये देखना कि उसमें वॉवल है या नहीं. क्योंकि अगर वॉवल है ही नहीं, दैट मीन्स वो पहले आएगा ही नहीं, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो QWER में वॉवल है, यस. ई वॉवल है और सबसे छोटा जो है वो ई है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा ई सबसे पहले आएगा. उतना ही करना है, ज़रूरी नहीं है कंप्लीट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना है. जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना टाइम सेव करो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. ठीक है, तो ई सबसे पहले ही आएगा और वो वॉवेल है, तो ये पहला करेक्ट हो गया. देन TYUI में वॉवेल है, यस. आई और यू वॉवेल है और सबसे छोटा जो है वो आई है, तो ये भी आएगा सबसे पहले वॉवेल. देन OPAS में वॉवेल है, यस. ए और ओ 2 वॉवेल्स है और ए जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए ए भी आएगा. अगेन ये भी वॉवेल सबसे पहले आएगा, मतलब पहले 3 आ गए. देन DFGH में वॉवेल है, नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, देन JKLZ में वॉवेल है, नहीं, छोड़ दिया. XCVB में वॉवेल है, नहीं, वो भी छोड़ दिया. मतलब इन तीनों में वॉवेल ही नहीं थे तो इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम करें क्यों? ज़रूरत ही नहीं है. इन तीनों में थे वॉवेल्स तो हमने कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सबसे पहले जो वॉवेल आएगा इन तीनों में आएगा, इन तीनों में नहीं आएगा. ठीक है, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज से रिलेटेड. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ द ग्रुप विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड. अब इन्होंने क्या बोला है, जो सेकेंड लेटर है फ्रॉम द राइट एंड, ये है हमारा राइट एंड और ये होता है हमारा लेफ्ट एंड. ठीक है, राइट एंड जो सेकेंड है ये J,
KLZ। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो लेटर है, पहला लेटर दैट इज J और जो थर्ड लेटर है दैट इज L, तो इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स आता है? तो एक ही आता है JKL, एक ही आता है सिंगल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा related to again coding decoding. In a certain code language, incorporate is written as code and pelmet is written as एक और कोडिंग दिया हुआ है। How will be the word molten be written in that code language? अब हम करेंगे incorporate का कोड, हम उसके नीचे लिख लेंगे। क्या है? HCGJSLJSXHO, एग्जैक्टली उसी के नीचे आपको लेटर्स को लिखना है। देन आपका है पेलमेट। पेलमेट का जो कोड दिया हुआ है वो है LOFDOH। ठीक है, अब आपको दो दिया हुआ है, इन दोनों से आपको लॉजिक निकाल के आपको मोल्टन का जो है वो कोड फाइंड आउट करना है। अब इसका अगर हम कोड निकालने जाते हैं तो हो क्या रहा है ना, जब भी आपको दो चीज़ें दी जाती है तब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिस लेटर के नीचे जो वर्ड दिया होता है वही उसका कोडिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये चीज़ होती है और वैसा ही हुआ है। ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको जो पहले वाले इसमें कोडिंग दिया हुआ है, देखो आप सेकेंड में वो फॉलो होता है नहीं होता है। जैसे कि अगर आप पेलमेट में टी का कोड H दिया हुआ है और आप इनकॉर्पोरेट में अगर टी का कोड देखते हो तो वो भी H है। ठीक है, फॉलो हुआ। देन ई का जो कोड है वो है आपका O, तो यस O भी है सेकेंड वाले में। देन M का जो कोड है वो नया है, M इनकॉर्पोरेट में नहीं है तो वो न्यू दिया हुआ है यहाँ पे कुछ। देन L जो है वो भी अगेन न्यू है। देन E जो है, E का अगेन O दिया हुआ है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो कोडिंग दी हुई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेटर के नीचे जो वर्ड होता लेटर दिया होता है वही उसका कोडिंग होता है। तो हम मोल्टन का करते हैं, M का कोड हमको पेलमेट में M का कोड D दिया था। ठीक है, तो M का कोड क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। देन O का कोड है हमारा J, O का कोड क्या है? J। L का कोड क्या है? F गिवन है। T का कोड क्या है? H गिवन है। E का कोड क्या है? O है। और N का क्या है? C है। तो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है? दैट इज ऑप्शन बी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगेन क्या हुआ, M का जो कोड D था वो एक ही ऑप्शन में गिवन था, तो उसी तरह आप वो भी ऑप्शन मार सकते थे, बट हमने यहाँ पे पूरा चेक किया। ध्यान में रखो, जब भी आपको डबल कोडिंग दी रहेगी ना तो आप एक बार क्रॉस चेक करके सेकेंड कोडिंग में चेक करना कि हमारे जो ऊपर में कोड जिसको जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है क्या। ठीक है, और कुछ नया दिया होगा तो वो नए लेटर्स के लिए दिया होता है, और आप उसी तरह आपको जो न्यू कोडिंग पूछा है उसमें आप अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन में उसी तरीके का आंसर मिल जाएगा तो वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बोला है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। बढ़ते आगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। 9 क्रिकेट फैंस JKLMNOPQR आर वॉचिंग अ मैच इन अ स्टेडियम सिटेड इन अ सिंगल रो। तो ये है 9 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट जो कि हमें प्लेस करना है। अभी यहाँ पे हमें नहीं बताया उन्होंने कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है कि वो साउथ फेस कर रहा है। जब भी हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं होता है तो हम ऑलवेज कंसिडर करेंगे नॉर्थ। ठीक है, ये समझ आया, हम कंसिडर करेंगे नॉर्थ। अब हम हमारा अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है L इज सिटेड to the immediate right of M and third to the right of N। तो हम इस अरेंजमेंट से हम इस तरह हमारा बन जाएगा कि L जो है वो M के इमीडिएट राइट में है और L इज थर्ड टू द राइट ऑफ N, N के थर्ड राइट में है। तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है L सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। L जो है वो M के इमीडिएट राइट में है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ N, और N के जो है थर्ड राइट में 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से हमने इतना बना लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? K इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। इसका मतलब ये होगा K एक तो आपका लेफ्ट में बैठेगा या फिर K एक तो आपका राइट में बैठेगा। उसके बेसिस पे हम 9 प्लेसेस को बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 प्लेसेस को बना लिया हम लोगों ने। अब क्या बोला हुआ है? Q इज इमीडिएट नेक्स्ट टू O एंड P। इसका मीनिंग क्या होता है? Q इज इमीडिएट नेक्स्ट, मतलब कि Q जो है वो O और P के बीच में बैठा है, तभी वो दोनों के इमीडिएट नेक्स्ट में। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है? O इज थर्ड
प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में ओ है। अगर हमने बोला है कि हम नॉर्थ फेसिंग कंसिडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा जो लेफ्ट आएगा वो इस साइड आएगा, और हमने के को अगर लेफ्ट हैंड साइड में बैठा दिया तो हमारी अरेंजमेंट उस तरफ नहीं जा सकती। तो ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, के को हमने लेफ्ट हैंड में कंसिडर किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो अरेंजमेंट हमारी वैसे ही गलत हो जाएगी। तो हमें कंक्लूजन पता चल जाएगा हमारा कि के जो है वो राइट हैंड में ही बैठा हुआ है, एंड उसके बेसिस पे हम ओ को प्लेस करेंगे। तो ओ आ जाएगा आपका थर्ड लेफ्ट, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओ यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, जे इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे बैठा हुआ है, ये भी हमने प्लेस कर दिया। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि क्यू जो है वो ओ और पी के बीच में बैठा है, तो ओ और पी के बीच में यही जगह है और यहाँ पे क्यू बैठ जाएगा क्योंकि वही प्लेस बची है। उसके बाद हमारा पहली अरेंजमेंट 4 प्लेसेस बची है, और पहले अरेंजमेंट में हमारी 4 प्लेसेस प्लेस्ड हो जाएगी N-M-L। क्यों? क्योंकि हमने वो ऑलरेडी बना के रखी थी और हमारी 4 प्लेसेस बची है। जो यहाँ पे बचा हुआ लेटर है वो आ जाएगा। बचा हुआ लेटर क्या है, हमारा आर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बोला था, L सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। तो L जो है वो M के इमीडिएट राइट में, और थर्ड टू द राइट ऑफ N, N के थर्ड राइट में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये अरेंजमेंट जो है वो अब बन चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। सेंटर ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ है आपका J। ठीक है, कौन बैठा है, J। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आर एंड पी आर नेबर्स। अब यहाँ पे आपके लिए अरेंजमेंट ऑलरेडी गिवन है। आर एंड पी आर नेबर्स, आर एंड पी और नेबर्स है क्या, आर के बाजू में पी है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। देन देयर इज अ 1 पर्सन बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में एक इंसान बैठा है, येस इट इज करेक्ट, ये सही आ रहा है। एम इज आर द एक्सटीमेन, नहीं एम नहीं है। एन इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम जे, नहीं ये भी नहीं है। 2 सीट्स अवे है क्या, 1 2 3 सीट्स अवे है। एंड पी इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट में है क्या, नहीं राइट में। पी क्या है, राइट में, तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ओनली 2 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब भी मैंने अगेन आपको बता दी, आपके लिए मैं आपको सारे ऑप्शंस करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको अगर कोई एक कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन में ही राइट नज़र आ गया तो आपको ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जब आपके 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट आते हैं और कंक्लूजन में आपको ओनली 1, ओनली 2 या फिर 1 and 2 ऐसा दिया होता है, तब आप सारे ऑप्शंस चेक करो। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर आपका आंसर मिल गया है तो आपको रिमेनिंग आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में कितने लोग बताना है, तो कितना है, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर। क्यू का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वो है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स एट 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द पर्सन हु सिट्स 5th फ्रॉम द राइट हैंड। तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 क्यू, और 5th फ्रॉम द राइट हैंड कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है। हमने 7th निकाला जो कि क्यू आया, और 5th राइट निकाला जो कि जे आया। अब इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, ओ, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, सिर्फ आपको जो टाइम लगता है वो सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने को लगता है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप वो करेक्ट सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ही जल्दी आप आंसर कर पाते हो। ठीक है, तो आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से अच्छे से आपकी अरेंजमेंट को बनाना है और आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आंसर करना है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सी इज ग्रेटर देन एफ। अब यहाँ पे कॉमा 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 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वेशन से करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अगर आप इसको कंबाइन करके फिगर बनाना चाहते हो तो आप कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन इस फिगर में कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद जो लेटर आ रहा है वो सेम लेटर आ रहा है। तो आप कॉमा को अगर निगलेक्ट करते हो तो अरेंजमेंट जो हो रही है, डी का डी आ रहा है, एफ के बाद एफ आ रहा है, जी के बाद जी आ रहा है, तो वो ऐसा समझो कि वो कंबाइंड सेटमेंट ही है। ठीक है, तो हम इसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और आंसर करेंगे। सी इज ग्रेटर देन एफ। सी एफ से ग्रेटर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइंस आ रही है दोनों के बीच में अपोजिट साइंस आ रही है। जब भी ऐसे अपोजिट साइंस आती है तब वो गलत हो जाता है। ठीक है,
एक ऐसा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल और एक आ रहा है लेस देन इक्वल, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, एच इज ग्रेटर देन एफ। एच और एफ को देखेंगे, अगेन अपोजिट वाले साइंस बन रहे हैं एच और एफ के बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन गलत हो जाएगा। लास्ट क्या बोला है, जी और डी। जी और डी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो अगेन जी और डी के बीच में भी आपकी अपोजिट साइंस बन रही है, तो अगेन ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलो, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एम के के पी पी क्यू क्यू आर। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगेन ये कॉमा को आप निगलेक्ट करो और ये स्टेटमेंट समझो कि ये कंबाइन है, इसको बनाने में टाइम स्पेंड मत करो, ठीक है। फिर एम और पी को अगर हम देखते हैं तो हमें आएगा, हमें पहला कंक्लूजन क्या बोला है कि m इज लेस देन p, तो यस फिगर में हमें दिख रहा है कि m इज लेस देन p, ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन k इक्वल्स टू q, k इक्वल्स टू q हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, k और q का जो रिलेशन दिया हुआ है, q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है, सिर्फ इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन p और r में अगर हम देखते हैं तो p और r में जो हमारा रिलेशन निकल रहा है वो निकल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा हमने बाय ऑब्जर्वेशन से इसे सॉल्व कर लिया, हमें कुछ पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ देखना है स्टेटमेंट को और कंक्लूजन को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमने अल्फाबेटिकल सीरीज देखी उसी तरह अब ये न्यूमेरिकल वाली सीरीज है, नंबर सीरीज है। इफ 2 आर एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर, हर नंबर के पहले डिजिट में 2 को ऐड करना है, एंड द फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद द लास्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब क्या बोला है, हर डिजिट के पहले वाले डिजिट में 2 को ऐड करना है और फिर उसको, वो पहला जो डिजिट आता है उसको लास्ट डिजिट के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद बताना है हमें कि कौन सा जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये सीरीज गिवन है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 776, देन हो जाएगा आपका 843, देन हो जाएगा आपका 483, देन हो जाएगा आपका 896 है तो हो जाएगा 1096, ठीक है, एंड देन हो जाएगा आपका 982। इतना समझ आया। अब क्या करना है, हमें इंटरचेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 677 फर्स्ट को लास्ट के साथ, 348, देन हो जाएगा 384, देन हो जाएगा 6910, देन हो जाएगा 289, ठीक है। अब पहले क्या किया हमने, 2 को ऐड किया, सेकेंड स्टेप पे क्या किया, इंटरचेंज किया। अब हमें क्या पता करना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है 289, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 289, जो कि हमारा 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 289 जो नंबर है वो कौन से आपके नंबर से बना है, वो बना है आपके 782 से बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट। समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप फटाफट सॉल्व करना है, क्विकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर्स पता होने इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट नंबर एंड 1 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट नंबर, what will be the difference between the first digit and the third digit of the highest number thus formed, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑड में हमें 1 को सब्सट्रैक्ट करना है और 1 को इवन में हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 576 में 5 क्या है हमारा ऑड है, तो उसमें हम एक माइनस कर देंगे, 6 क्या है हमारा ऑड है, माइनस कर देंगे, और 7 क्या था हमारा ऑड था तो एक माइनस कर दिया, देन 6 क्या है हमारा इवन है तो उसमें एक +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरह 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, देन 7 है तो 6 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, इवन में +1 किया और डिजिट्स में -1 किया। इतना समझ आया। ये हो जाने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि what will be the difference between first and third digit of the highest number। अब जो हमारा हाईएस्ट नंबर ऐसा करने के बाद फॉर्म्ड हुआ है वो कौन सा है हमारा 987। क्या हुआ है 987। इसका पहला डिजिट क्या है 9 है, थर्ड डिजिट क्या है 7 है। इन दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस, क्या आएगा 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। ऑड में -1, इवन में +1। आफ्टर दैट जो नंबर बड़ा बना है उसकी पहली और थर्ड डिजिट का डिफरेंस निकालना है जो कि आया 2।
तो वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जिससे हम जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी वीडियो है तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली अच्छे से समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया और जिस भी टाइप के आप क्वेश्चन चाहते हो, इसके लिए आप कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन आपको उसी के बेसिस पे मिले और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।